विचारधारा के प्रकार। देखिए विचारधारा के प्रकार, जैसे 4 प्रकार की विचारधारा होती है। सबसे पहली है उदारवादी विचारधारा, दूसरी है मार्क्सवादी अथवा समाजवादी विचारधारा, तीसरी है सर्वाधिकारवादी अथवा फासीवाद विचारधारा, चौथी है गांधीवाद विचारधारा। अब सबसे पहली विचारधारा पढ़ेंगे अपन उदारवादी विचारधारा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिबरल आइडियोलॉजी। अब उदारवादी विचारधारा क्या है? उदारवादी विचारधारा राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया है। प्रारंभ में इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया, परंतु बाद में इसे राजनीतिक में समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए बहुलवाद को अपना लिया है। शुरू में इसने मुक्त बाजार व्यवस्था को सार्वजनिक हित का उपयुक्त साधन मानते हुए राज्य के हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है, परंतु बाद में इसने बाजार व्यवस्था को सार्वजनिक हित के अनुरूप नियमित करने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लिया है। उदारवादी विचारधारा के जो 2 प्रमुख विषयों पर बल दिया गया है, इसमें पहला विषय है निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। दूसरे, इसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। उदारवादी विचारधारा के विकास के 2 चरण माने जाते हैं, परंपरागत उदारवाद तथा सकारात्मक उदारवाद। इसमें क्या है? परंपरागत उदारवाद का प्रारंभिक रूप जो इंग्लैंड में ही विकसित हुआ था, इंग्लैंड में उदारवाद शुरू हुआ था और इसमें उदारवाद के जो जनक है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। उदारवाद के पिता कौन है? जॉन लॉक। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी जो है वो विचारधारा है मार्क्सवादी अथवा समाजवादी विचारधारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यदि उदारवाद उभरते हुए पूंजीवाद वर्ग का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन था, तो मार्क्सवाद मजदूर तथा मेहनत करने वाले वर्गों के दर्शन के रूप में जन्मा है। औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीवादी उद्योग की प्रगति ने यूरोप में एक नए वर्ग को जन्म दिया है। यह था मजदूर वर्ग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम, जो कि 19वीं शताब्दी में निरंतर बढ़ता गया है, जिसकी दशा इतनी दर्दनाक थी कि स्वयं पूंजीवाद लेखक तथा अन्य मानवतावादी विचारक भी इसकी ओर ध्यान देने लगे। फ्रांस की क्रांति तथा उसके द्वारा प्रेरित मानवीय मूल्य तथा आदर्श जब 19वीं शताब्दी में पूंजीवादी शोषण की आंधी में धुंधले पड़ने लगे, तब इन्हीं आदर्शों की मसल को मार्क्सवादी विचारधारा ने उठाया है। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स तथा उसके सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने मजदूर वर्ग को क्रांतिकारी संदेश दिया। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है तथा अपने पाने के लिए संसार पड़ा है। मजदूर वर्ग को संगठित करके वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर ही क्रांति लाने का संदेश देने वाले इस दर्शन का मुख्य तत्व है दुनिया को समझाना ही नहीं, अपितु बदलने का तरीका बताते हुए बदलना भी है। मार्क्सवादी दर्शन का उद्देश्य निजी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था को खत्म करके समाजवादी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था स्थापित कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। मार्क्सवादी दर्शन मुख्यतः समाज, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था आदि के विश्लेषण और वैज्ञानिक पद्धति हैं। विश्व के शोषक वर्गों के लिए मार्क्सवादी एक डरावना दर्शन है तथा करोड़ों मेहनत करने वाले शोषित लोगों के लिए यह दर्शन मुक्ति का संदेश, क्रांति का संदेश तथा नए समाज की रूपरेखा का आधार है। मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर लगे चक्कर कतिपय विचारधारा प्रचलित हुई, जिनमें प्रमुख हैं साम्यवाद, अराजकतावाद, श्रमिक संघवाद, समष्टिवाद, समाजवाद, फेबियनवाद आदि। सर्वाधिकारवादी अथवा
फासीवाद विचारधारा, इसमें है कि टोटल रिलीजन फैंटेस्टिक आइडियोलॉजी, इसमें है सर्वाधिकारवादी विचारधारा। शब्द का प्रयोग उदारवादी विचारधारा के शब्द के विरोध में ही किया जाता है। सर्वाधिकारवादी राज्य मनुष्य के ही संपूर्ण जीवन पर अधिकार रखने का दावा करता है। जिस प्रकार बाइबिल का उपदेश है कि हमारा जीवन, हमारी क्रियाशीलता और हमारा अस्तित्व परमात्मा में होता है, उसी प्रकार सर्वाधिकारवाद हमें सिखाता है कि हमारा जीवन, हमारी ही क्रियाशीलता और हमारा ही अस्तित्व राज्य में है। हमारा अस्तित्व किसमें है? राज्य में है। सर्वाधिकारवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन पर उसका अधिकार नहीं होता है। यह राज्य की धरोहर है और उसका प्रयोग राज्य के हित में ही होना चाहिए। सर्वाधिकारवाद के अनुसार राज्य सब कुछ है, यह सर्वशक्तिमान है और यह कभी कोई गलत नहीं कर सकता। मुसोलिनी ने ही इटली की जनता के समक्ष यह आदर्श रखा था, राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं। राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। सर्वाधिकारवादी राज्य का लक्ष्य और राज्य और समाज के बीच के भौतिक विभेद को मिटाना है। राज्य को सर्वाधिकार शक्तिमान बनाना है। सर्वाधिकारवाद विचारधारा के उदाहरण हैं फासीवाद और नाजीवाद विचारधारा। फासीवाद सर्वाधिकारवादी का इटालियन संस्करण है। फासीवाद एक दल का शासन है जिस पर अधिनायक शासन का नियंत्रण रहता है। यह अधिनायक एक एवं निरंकुश साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना करता है। फिर है चौथा गांधीवादी विचारधारा, गांधी आइडियोलॉजी। गांधी जी द्वारा ही प्रतिपादन सिद्धांतों को गांधीवाद या गांधीवादी विचारधारा का नाम दिया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका एवं भारत के ही जन आंदोलन को गांधी जी ने एक विशिष्ट पद्धति एवं दृष्टिकोण से संचालित किया है। यह पद्धति एवं दृष्टिकोण के इतिहास में सर्वथा नई खोज थी। गांधी जी ने इतिहास में पहली बार ही सत्य, अहिंसा और प्रेम के आध्यात्मिक सिद्धांतों का राजनीति के क्षेत्र में इतने विशाल पैमाने पर प्रयोग किया है कि यदि उनके विचारों को गांधी विचारधारा कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। गांधी विचारधारा के प्रमुख लक्षण हैं राजनीति आध्यात्मिकरण करना है, राजनीति को उच्च नैतिकता और धार्मिक भावना से ओतप्रोत करना है, अहिंसा के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए राजनीति में सत्याग्रह की कार्य पद्धति का प्रयोग करना है, राज्य रहित जनतंत्र की स्थापना करते हुए विकेंद्रीकरण पर बल देना है, औद्योगिकरण पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को समर्थन और टेंशिप का सिद्धांत है, आर्थिक विषमता के अंत का विचार है। संक्षेप में गांधी विचारधारा विश्व को सर्वोदय का संदेश देती है। हिंसात्मक क्रांति के रूप में ही यह मानव मात्र का नैतिक उत्थान करना चाहती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।